दोस्तों अगर कोई स्पीसीज ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो जाए तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? साइंस कहता है शायद नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में कई बार ऐसा हो चुका है जहां एक्सटिंक्ट मानी जा चुकी स्पीसीज अचानक से दोबारा देखी गई। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही 6 एक्सटिंक्ट एनिमल जिनके आज भी जिंदा होने की संभावना है। जैजिबार लेपर्ड। दोस्तों अफ्रीका के पास मौजूद अगुंजा आइलैंड पर एक समय में एक बेहद रहस्यमय स्पीसीज पाई जाती थी, जैजिबार लेपर्ड। हजारों सालों तक ये लेपर्ड इस छोटे से आइलैंड पर एक एपेक्स प्रेडेटर की तरह राज करते थे, लेकिन फिर इस आइलैंड के लोगों के बीच एक अजीब सी मान्यता फैलने लगी। लोगों का मानना था कि ये लेपर्ड किसी आम जानवर की तरह नहीं है, बल्कि इन्हें जादू टोना करने वाली विचेज कंट्रोल करती है, या फिर ये खुद किसी तरह की मनहूसियत और बुरी किस्मत फैलाते हैं। और जैसे ही ये बातें ज्यादा फेमस होने लगी, लोगों ने जैजिबार लेपर्ड को खत्म करने के लिए एक बड़ी हंटिंग कैंपेन शुरू कर दी। उस समय की लोकल गवर्नमेंट ने भी इस मास हंटिंग को सपोर्ट किया था, जिससे इनकी आबादी और तेजी से गिरती चली गई। नतीजा ये हुआ कि 1990 के आसपास तक जैजिबार लेपर्ड को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट मान लिया गया। लेकिन 2018 में एनिमल प्लैनेट की डॉक्यूमेंट्री एक्सटिंक्ट और अलाइव की शूटिंग के दौरान एक कैमरा ट्रैप में कुछ ऐसा कैप्चर हो जाता है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस फुटेज में एक जैजिबार लेपर्ड जैसा दिखने वाला जानवर दिखाई देता है। ये अगर सच हो तो ये डिस्कवरी सालों की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी में से एक हो सकती है। हालांकि आज भी कुछ अथॉरिटीज और एक्सपर्ट्स इन वीडियो को पूरी तरह कंफर्म नहीं मानते हैं, लेकिन इस वीडियो को कैप्चर करने वाले वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर और साइंस सेलिब्रिटी फॉरेस्ट ग्लैंट ने इस फुटेज को कई बार डिफेंड किया है। और फॉरेस्ट ग्लैंट वैसे भी अपने वीडियो और प्रोजेक्ट्स के जरिए एक्सटिंक्ट एनिमल को लेकर काफी अवेयरनेस फैलाते हैं। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि वो बिना सॉलिड रीजन के ऐसा दावा नहीं करेंगे। आर्कियोइंड्रिस। दोस्तों लगभग 90 मिलियन साल पहले मेडागास्कर इंडिया से अलग होकर एक अलग आइलैंड बन गया था, और इसी वजह से आज मेडागास्कर में ऐसी यूनिक स्पीसीज मिलती है जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाई जाती। इन्हीं में से एक था लेमर्स। लेमर्स असल में इंसानों और बंदरों जैसा प्राइमेट के ही रिलेटिव माने जाते हैं, और ये आमतौर पर मेडागास्कर के घने जंगलों में पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। आज के समय में लेमर्स ज्यादातर छोटे और मीडियम साइज के होते हैं, लेकिन एक वक्त था जब मेडागास्कर में लेमर की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती थी जो साइज में किसी गोरिल्ला से कम नहीं था। इस स्पीसीज का नाम था आर्कियोइंड्रिस। इसका बॉडी स्ट्रक्चर भारी भरकम था और इनका लाइफस्टाइल भी गोरिल्ला जैसा ही माना जाता है। लेकिन जैसे ही मेडागास्कर में इंसानों का अराइवल शुरू हुआ, वैसे ही इन जायंट लेमर्स की मुश्किलें भी बढ़ने लगी। कहा जाता है कि इंसानों के आने के कुछ समय बाद ही करीब 350 BCE तक आर्कियोइंड्रिस एक्सटिंक्ट हो चुके थे। अब सवाल यह है कि क्या आर्कियोइंड्रिस आज भी कहीं जिंदा हो सकता है? तो दोस्तों थियोरेटिकली ये पॉसिबल है कि अगर इंसानों ने इसकी हंटिंग शुरू की होगी तो हो सकता है कि इनका कोई छोटा ग्रुप मेडागास्कर के रिमोट और डेंजरस इलाकों के घने और रूकी जंगलों में छुप गया हो। यही वजह है कि कई बार मॉडर्न एक्सप्लोरर और लोकल्स ने मेडागास्कर में एक ऐसे अननोन क्रिएचर को देखने का दावा किया है जो डिस्क्रिप्शन में काफी हद तक आर्कियोइंड्रिस से मैच करता है। और ये पहली बार नहीं होगा कि कोई एक्सटिंक्ट लेमर दोबारा डिस्कवर हो जाए, क्योंकि ग्रेटर बैम्बू लेमर जो लेमर की ही एक मीडियम साइज स्पीसीज थी, उसे भी एक समय के बाद एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, लेकिन बाद में 1986 में उसे दोबारा रीडिस्कवर कर लिया गया। जायंट स्नेक। दोस्तों ये बात तो ज्यादातर लोग जानते होंगे कि पुराने जमाने में धरती पर जायंट साइज के सांप मौजूद थे, इतने बड़े कि आज के किसी भी स्नेक से उसका कंपैरिजन ही नहीं बैठता। इंडिया के गुजरात इलाकों से मिले फॉसिल्स हमें ये बताते हैं कि यहाँ कभी वासुकी इंडिकस नाम की एक विशाल स्नेक पाई जाती थी। कहा जाता है कि इसका बॉडी साइज इतना लंबा था कि अगर कंपेयर करें तो आज के छोटे साइज के मोबाइल टावर के जितना बड़ा था। वहीं दूसरी तरफ जहां अमेज़न रेन फॉरेस्ट फैला हुआ है, वहां लाखों साल पहले दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ रहा करता था, जिसका साइज एक सिटी बस के बराबर बताया जाता है। फॉसिल्स रिकॉर्ड के मुताबिक वासुकी इंडिकस करीब 47 मिलियन साल पहले और टाइटेनोबोआ लगभग
58 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद थे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ऐसे जायंट स्नेक आज के जमाने में कहीं जिंदा हो सकते हैं? तो दोस्तों, जिस दुनिया में आज भी कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, अमेज़न और न्यू गिनी जैसे डेंस और लार्जली अनएक्सप्लोर्ड रेन फॉरेस्ट मौजूद हो, वहां किसी अननोन जायंट रेप्टाइल का इंसानों की नजरों से दूर रहना पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं है। इसी थियरी को थोड़ा और मजबूत करता है एक रीसेंट डेवलपमेंट, जहां 2024 में नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा की एक अनयूजुअल लार्ज पॉपुलेशन को साइंटिफिक तौर पर आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन जायंट स्नेक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की होती है वो है एक पुराना एरियल फोटोग्राफ कि यह फोटो वर्ल्ड वार 2 के समय एक पायलट ने कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के ऊपर उड़ते हुए कैप्चर की थी। इस इमेज में जंगल के बीच एक बेहद लंबी स्नेक लाइक शेप दिखाई देता है। कुछ रिसर्चर ने उस लोकेशन को गूगल मैप पर एनालाइज किया और नियर बाय लैंडमार्क से कंपैरिजन करने पर अनुमान लगाया कि उस क्रिएचर की लेंथ 30 से 35 मीटर तक हो सकती है, यानी 100 फीट से भी ज्यादा। हालांकि इस क्लेम को लेकर आज भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। सच्चाई क्या है ये शायद तभी साफ होगा जब इंसान कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के लगभग 95% अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों को पूरी तरह स्टडी कर पाएगा। कैरिबियन मॉन्क सील। ये सील स्पीसीज पहले कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और आसपास के ट्रॉपिकल आइलैंड में पाई जाती थी। ये स्वभाव से बहुत शांत और इंसानों से डरने वाली नहीं थी और यही बात इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि जैसे ही सेलर्स और फिशरमैन ने इसे देखना शुरू किया तो इसे बड़े पैमानों पर मारना शुरू कर दिया गया। इन सील्स का शिकार कई वजहों से किया गया। इनके फैट से ऑयल बनाया जाता था, मीट के लिए भी इन्हें मारा जाता था और कुछ जगहों पर इन्हें पेस्ट समझकर खत्म कर दिया गया। धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई कि 1900 के बाद साइटिंग बहुत रेयर होने लगी और फिर 2008 में कैरिबियन मॉन्क सील को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कैरिबियन सी के आसपास आज भी ऐसे रिमोट आइलैंड और कोस्टल एरिया मौजूद है जहां ह्यूमन बहुत कम जाते हैं और कई बार लोकल्स और फिशरमैन ने ऐसे सी लाइक क्रिएचर को देखने का दावा किया है जो डिस्क्रिप्शन में मॉन्क सील से मैच करती है। अब दिक्कत यह है कि अगर कोई सील बहुत दूर से दिखे या कुछ सेकंड के लिए पानी के ऊपर आए तो उसे कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है और ओशियन में कैमरा ट्रैप लगाना भी उतना आसान नहीं है जितना जंगलों में होता है। यही वजह है कि कैरिबियन मॉन्क सील की कहानी आज भी पूरी तरह क्लोज केस नहीं मानी जाती। तो हो सकता है कि कैरिबियन की गहराइयों में कहीं कोई छोटा मॉन्क सील ग्रुप आज भी बचा हुआ है। जापानी रिवर ऑटर। ये ऑटर स्पीसीज पहले जापान के रिवर और कोस्टल वेटलैंड में पाई जाती थी। ये पानी के अंदर फिश हंट करती थी और घने वेजिटेशन वाले रिवर बैंक में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे जापान में मॉडर्नाइजेशन बढ़ी वैसे वैसे इन ऑटर का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने लगा। रिवर को डेवलप किया गया, वाटर पोल्यूशन बढ़ा और साथ ही इनका हंटिंग भी शुरू हो गया। धीरे धीरे ये स्पीसीज इतनी रेयर हो गई कि साइटिंग ऑलमोस्ट बंद ही हो गई। आखिरी ऑफिशियली कंफर्म साइटिंग मानी जाती है 1979 की। इसके बाद 2012 में जापानीज रिवर ऑटर को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्योंकि जापान में कुछ रिमोट रिवर एरियाज में कई बार लोगों ने ऑटर जैसी मूवमेंट देखने का दावा किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने पानी के किनारे एक लॉन्ग बॉडी एनिमल को स्विम करते देखा है। कुछ लोगों ने फुटप्रिंट्स और ड्रॉपिंग तक मिलने की बात कही है। अब साइंटिफिकली प्रॉब्लम यह है कि जापान में दूसरे ऑटर भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। कुछ फेरल एनिमल्स भी सिमिलर दिख सकते हैं और लो क्वालिटी एविडेंस से कंफर्म करना इम्पॉसिबल होता है। अगर जापानीज रिवर ऑटर का कोई छोटा ग्रुप बचा है तो वो बस उन्हीं इलाकों में हो सकता है जहां इंसानों की एक्टिविटी बहुत ही कम हो और रिवर्स अभी भी नेचुरल कंडीशन में हो। आइवरी बिल्ड वुडपेकर। ये बर्ड नॉर्थ अमेरिका के डेंस स्वैम्प फॉरेस्ट में पाया जाता था और इसे दुनिया की सबसे रेयर और सबसे आइकॉनिक बर्ड्स में गिना जाता था। इसकी पहचान थी बड़ा बॉडी साइज, ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न और इसके चोंच जो आइवरी जैसे लाइट कलर के होते थे। लेकिन 1900 में जैसे जैसे अमेरिका में लॉगिंग और डिफॉरेस्टेशन बढ़ा वैसे वैसे इनके हैबिटेट्स खत्म होते चले गए। स्वैम्प फॉरेस्ट कट गए, पुराने पेड़ खत्म हो गए और इसी के साथ इस बर्ड की नेस्टिंग भी खत्म होती गई
और धीरे धीरे ये स्पीसीज गायब होने लगी। लंबे समय तक कोई कंफर्म साइटिंग ना मिलने की वजह से आइवरी बिल्ड वुडपेकर को एक्सटिंक्ट मान लिया गया। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि 2000 के बाद कई बार लोगों ने इसकी साइटिंग का दावा किया। कुछ जगहों पर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिले और कुछ रिसर्चर ने ब्लरी फुटेज भी कैप्चर की। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि आइवरी बिल्ड वुडपेकर दिखने में एक दूसरे बर्ड से बहुत सिमिलर है, पायलेटेड वुडपेकर। और इसी वजह से कई साइंटिस्ट कहते हैं कि जिन साइटिंग को लोग आइवरी बिल्ड वुडपेकर समझ रहे हैं वो असल में पायलेटेड वुडपेकर हो सकता है। लेकिन कुछ रिसर्चर इस थियरी को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि कुछ ऑडियो पैटर्न और फ्लाइट स्टाइल आइवरी बिल्ड वुडपेकर के ज्यादा क्लोज लगते हैं। यही वजह है कि ये बर्ड आज भी ऑफिशियली एक्सटिंक्ट होने के बावजूद एक ओपन मिस्ट्री बना हुआ है।